कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे ईवीएस की क्लास। आज हम लोग चालू कर रहे हैं ईवीएस की क्लास सीटेट 2022 के लिए, सीटेट 2022-23 के लिए, सीटेट 2022-23 के लिए सीटेट की हम लोगों ने क्लास चालू कर दी। इससे पहले भी हमने क्लास आपको बताया था, चालू कर दिया था। वहाँ पर हमने आपको डिस्कस करके रखा है लेक्चर क्लास, जो भी टॉपिक आते हैं यानी सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी चीज़ों पर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर क्लास आपको पहले भी मिलती थी। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सीटेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करके रखा है कि अब आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ दे दिया जाए। तो यहाँ पर आपको लेक्चर क्लास एंड प्रैक्टिस सेट, लेक्चर क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स, ये तीनों चीज़ें आपको कंटेंट कंप्लीट करके रखना है। नोट्स लेने के लिए आपको, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट सीटेट 2022 एंड 23 के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार कर ली है। उसके बाद आपको लेक्चर क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस नोट्स, ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रही है। ये तीनों चीज़ें आप करते हैं तो 150 मार्क्स में 125 आपको 100% आने हैं इस बार। कई बार आपने सीटेट की एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, आपके क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। इस बार आपको 100% सीटेट क्वालिफाइड करवाने की जिम्मेदारी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। हमने जो क्वेश्चन लिया, यहाँ पर क्वेश्चन आपको पता है कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स में जिनमें से आपको 70 टू 75, 70 टू 75 ये इसमें आपको पैडागोजी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, पैडागोजी क्वेश्चन के लिए भी हमने अलग वीडियो नहीं बना के इसी में टेस्ट वाले वीडियो में इंक्लूड करके रखा है, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डेली हर टॉपिक पर, यानी सभी टॉपिक पर डेली आपको क्लास मिलेगी, जिसमें से 30 क्वेश्चन डेली मिलेगी। आज हमने ईवीएस की 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करके रखे हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपको पैडागोजी फॉर्म में मिलेंगे और 15 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बुक से मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक आपको ईवीएस अगर कंप्लीट करनी है तो एनसीईआरटी बुक जो पढ़ने हैं वो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक आपको पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी यहाँ पर करनी है। तो इनके लिए हमने नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन करके रखा। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही लंबे लंबे चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। नोट्स में आपको वहाँ पर बुक की पूरी कंटेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाएगी, आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट हमारे साथ करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन और आज का पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता है। याद रखेंगे, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अमृत वाले क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं ये अमृत वाले क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है आप एक बार इसे अपने आप अंदर डाल लो। जब तक आप सीटेट एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी स्टेट लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, यह क्वेश्चन आपको हमेशा साथ देगी, इसलिए हम इसको अमृत वाले क्वेश्चन कहते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। देखिए, अगर हम बात करें सूखी लौकी, लौकी का मतलब जो कहीं कहीं आपको इसको कद्दू भी बोलते हैं, ठीक है। सूखी कद्दू से कौन सा वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, तो बीन बनाया जाता है, तुम्बा बनाया जाता है, ढोल बनाया जाता है। क्या नहीं बनाया जाता, खंजरी नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पर खंजरी ही आपको सही होगा, ये नहीं बनाया जाता। आगे बात करते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताऊ, बुआ, माँ बाप, बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, इनमें से कोई नहीं। जाहिर सी बात है, आपके परिवार में जहाँ पर सभी परिवार सभी मिलके रहते हैं, सभी मिलके रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो संयुक्त परिवार होगा। ये सीटेट 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हम इंक्लूड करके रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। भारत के मिजोरम राज्य में किस प्रकार की खेती होती है। स्थानांतरित खेती, वाणिज्यिक खेती, गहन खेती, मिश्रित खेती। चलिए, भारत के मिजोरम राज्य में कौन सी खेती होती है, तो जाहिर सी बात है ये
स्थानांतरित खेती होती है। ये जो क्वेश्चन आपको 61, 62, 63 क्वेश्चन, आपने जो 3 क्वेश्चन अभी यहाँ पर देखे, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन ली गई है। एनसीईआरटी बुक पर्सन 3 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन लिए गए हैं। हम आपको यहाँ पर बताते चलेंगे कौन क्वेश्चन आपको बुक से लिए गए हैं, कौन क्वेश्चन आपको पेडागोजी फॉर्म में आए हैं। तो मिजोरम राज्य में कौन सी खेती होती है? स्थानांतरित खेती होती है। आगे बढ़ते हैं। मृदा की सबसे ऊपरी परत काली होती है। मिट्टी जब आपके वहाँ उपजाऊ वाली जो मिट्टी होती है, उपजाऊ जो मिट्टी होती है, उसकी ऊपरी परत क्या होती है? काली होती है, क्योंकि इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसमें आधार शैल पाए जाते हैं, इसमें ह्यूमस खनिज पाए जाते हैं, इनमें से इनमें पानी पाई जाती है। ये भी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी बुक से आपको क्वेश्चन लिया गया है। याद रखेंगे, सिर्फ 3, 4 और 5 ये 3 क्लास के बुक ही अगर एनसीईआरटी के पढ़ लेंगे तो आपको सिर्फ ईवीएस के और कोई सब्जेक्ट की नहीं, तो आपको आसानी से सीटेट आप पास हो सकते हैं। चलिए, इसमें क्या पाए जाते हैं? ऊपरी परत काली इसलिए होती है कि हमने आपको कई बार कहा ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, और हमने आपको लेक्चर क्लास के साथ साथ टेस्ट में कई बार इन क्वेश्चनों को डिस्कस करके रखा है। देखिए, जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको बार बार रेगुलर में पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण साफ करता रखता है? गिद्ध, कौवा, मोर, कोयल। पर्यावरण को साफ करने का जो जिम्मेदारी इनमें से कौन ऐसे पक्षी हैं वो करते हैं? जो जानवर मर जाते हैं, यानी कि वे जानवर, ऐसे जानवर जो किसी कारणवश मर जाते हैं और उनको पर्यावरण में वो गंदगी फैलाते हैं, जब उसको वो साफ करते हैं तो वो कौन ऐसे जानवर हैं जो उसे खाकर साफ करते हैं? गिद्ध एक एकलौता जानवर है जो मरे हुए जितने भी जानवर होते हैं, जो पालतू नहीं होते हैं, पालतू होते तो हम उसे ज़मीन के अंदर मरने के बाद गाड़ देते हैं, जो पालतू नहीं होते हैं तो जो जंगल में मर जाते हैं तो वो बहुत बदबू करते हैं और हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। गिद्ध उसे खाकर पूरी तरीके से पर्यावरण को साफ कर देते हैं। ये भी बुक पर्सन से क्वेश्चन आया हुआ है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, टीन, टीन जस्ता, लोहा जस्ता, तांबा, लोहा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ये सीटेट में पूछा गया है, याद रखेंगे, ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको बुक से मिले हैं, बुक पर्सन से क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी वाले बुक से क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। चलिए, पीतल जो 2 धातुओं से मिलकर बना है वो है तांबा और जस्ता। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता। रेत में से कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हस्तचयन, चालन, निस्यंदन, निष्पादन। रेत से कंकर पत्थर अलग करने की किस विधि को प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए बालू है और उस बालू में बहुत सारे कंकर पत्थर मिला दिए जाते हैं, तो उसको अगर हम किसी काम में, ऐसे काम में लाते हैं जिनमें सिर्फ हमको शुद्ध बालू चाहिए, कंकर पत्थर नहीं चाहिए, तो उनको अलग करने की जो विधि है, ऑप्शन यहाँ पर आपके कौन सी विधि है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए, चालन, उसको चालने के द्वारा चन्नी से उसे हम छान देते हैं। क्या करते हैं? चन्नी से उसे हम छान देते हैं। ये भी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। मानचित्र का समूह कहलाता है ग्लोब, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, एटलस। ये भी एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन से पूछा गया है। तो क्या कहलाता है? ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हैं, इसीलिए हम इसको अमृत वाले क्वेश्चन कहते हैं। क्योंकि सी टेट हो, यूपी टेट हो, बी टेट हो, एच टेट हो, या फिर उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स में, झारखंड टीचिंग एग्जाम्स में, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वे सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ईवीएस के सभी एग्जाम्स में बारी बारी से पूछे जाते हैं। मानचित्रों का समूह ग्लोब नहीं कहलाएगा, आप ग्लोब ध्यान रखे होंगे, एटलस कहलाएगा। मानचित्रों का एक समूह क्या होगा? एटलस कहलाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार फसल त्योहार है? बिहू, ओणम, बैसाखी, उपरोक्त सभी। बुक से पूछा गया है। किससे? बुक से। जब हम आपको एनसीईआरटी वाली बुक का कक्षा 3 से लेकर 5 तक पढ़वा रहे थे, तो क्वेश्चन बना रहे थे, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। तो चलिए,
कौन ऐसा फसल का त्यौहार है? देखिए, बिहू एक फसल का त्यौहार है, ओणम भी एक फसल का त्यौहार है, बैसाखी एक फसल का त्यौहार है। तो उपरोक्त उपरोक्त में से सभी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लैंगून झीलें कहाँ पाई जाती है? सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है और ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। केरल में, गोवा में, लद्दाख में, आंध्र प्रदेश में। लैंगून झील कहाँ पाई जाती है? लैंगून झील की अगर हम बात करें तो ये केरल में पाई जाती है। राजस्थान में मिट्टी के घरों की छतें किसकी बनी होती है? लकड़ी की, ईंटों की, सीमेंट की, कटीली झाड़ियों की। देखिए, राजस्थान के घरों की बात कर रहे हैं तो इस घरों की छतें कौन सी घरें जो पुरानी वाली पद्धति है उनकी बात यहाँ पर की गई है। नई वाली पद्धति तो यहाँ पर नई वाली पद्धति तो सीमेंट की बनी होती है, लेकिन ये पुरानी वाली चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखिए, कटीली झाड़ियों की, किसकी? राजस्थान में। ये एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, लेकिन अभी जो आप राजस्थान जब घूमने जाएंगे अभी तो सीमेंटेड मिलेगी, लेकिन पहले जो एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको वहाँ पर मिलेगा कटीली झाड़ियों वाली, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किन जानवरों को उनकी खाल के लिए अवैध तरीकों से मारा जाता है? शेर, बाघ, गैंडा, सभी। कौन ऐसे जानवर इनमें से जिनको उनकी खाल के लिए अवैध तरीके से यानी इलीगल रूप से उसे मार दिया जाता है? तो यहाँ पर सवाल आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। देखिए, शेर को मारना शेर को मारना एक मर्दाना ताकत कहलाती है, प्रसिद्धि मानी जाती है। उसे मारकर उसे खालकर उसकी उसकी जो चमड़े होते हैं उसके लाया जाता है, उसमें फिर रुई भर के घर में रखा जाता है। उसको लगता है कि हमने किसी शेर को मारा है। ये अपनी ताकत का, क्षमता का प्रयोग करता है। अगर हम बाघ की बात करें तो वही चीज़ें यहाँ पर आती है। गेंडे की हम सींग और खाल के लिए मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अवैध तरीकों से इसे हम मार देते हैं, सिर्फ उनकी चमड़ी और हमारी प्रसिद्धि के लिए उसे हम मारते हैं। मृद मरुदभिद पौधे यानी रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण भोजन का निर्माण किस भाग में होता है? कांटों में, जड़ों में, तने में, किसी भाग में नहीं। चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से रखेंगे। आपको ध्यान से राइट आंसर देंगे। रेगिस्तानी पौधे यानी जो पौधे रेगिस्तान में होते हैं उनमें पत्ते क्या होते हैं? पत्ते नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। रेगिस्तान में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें पत्ते तो नहीं होते हैं। तो भोजन का निर्माण यानी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस कैसे होते हैं? देखो, कांटों में तो बिल्कुल होंगे नहीं, जड़ में सूर्य की प्रकाश पहुंचेगी तो होंगे नहीं, तो तने में होंगे। उसके क्या होंगे? तने में नहीं होंगी, तने में होंगी। अगर पत्ते होते तो पत्ते में होगी, लेकिन रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं उनके तने में होती है। निम्न में से किसने पाचन प्रक्रिया पर खोजबीन की थी? राइट कुक, मार्टिन बोमेन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सी पाचन पाचन प्रक्रिया पर खोजबीन की थी? कौन ऐसे जो महान वैज्ञानिक हैं जो पाचन प्रक्रिया की खोजबीन खोजबीन की थी? एक अच्छी लंबी कहानी है, शॉर्ट में हम आपको सुना देते हैं। गोली लगने से सोल्जर जो मेजर थे वे घायल हो जाते हैं। उनकी बहुत पुराने समय की बात है, उनकी ऑपरेशन की गई, लेकिन उसमें कुछ छेद रह गए। छेद से उसे लार टपकने लगे। उन लार को लेके फिर उसमें से शीशे के गिलास में रख के फिर उसमें चावल डाल के धूप में रख देने से देखा गया कि 3 से 4 घंटे के अंदर वहाँ पर भोजन पक जाती है, पक गया। तो ये इसका मतलब एंजाइम उनके लार में होती है, दूसरा पेट की गर्मी से हमारे भोजन पच जाते हैं। तो कौन ऐसे महान वैज्ञानिक थे जो इन चीज़ों पर ध्यान गया था उनका? ये सवाल पूछा है बोमेंट ने। किसने? ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे हम इन क्वेश्चनों को। सीटेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इन क्वेश्चनों को हमने नोट्स में भी मेंशन करके रखा और इन क्वेश्चनों को हमने पहले पढ़ा के भी रखा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, यानी 3 ऑप्शन सही 1 गलत। पश्मीना बकरियां जितनी ठंडी और ऊंचाई जगह पर रहेंगी उनके बाल उतने ही ज़्यादा नरम होंगे। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चांगम्पा जनजाति पश्मीना बकरियां पालती है, उनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। देखिए कौन सा कथन असत्य है। देखिए पश्मीना बकरियां जितनी ठंडी और ऊंची जगह पर रहेंगे उनके बाल उतनी ही ज़्यादा नरम होंगे, ये सही होंगे। एनसीईआरटी बुक्स में हम जब पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये सही होगा। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ये भी सही है। चांगम्पा जनजाति पश्मीना बकरियां पालती है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है, तो एक गलत हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये सही, सभी सही हो जाएंगे। अब आते हैं, हमने अभी 15 क्वेश्चन जो किया था, 15 क्वेश्चन जो किया ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन से बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब जो आपको बचेंगे इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बुक से, लेकिन ये आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ये पेडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इन क्वेश्चनों का राइट आंसर आप बताइए क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा की गई है। क्यों? बच्चे में सृजनात्मकता विकास करने के लिए, बच्चे में सौंदर्य बोध विकसित करने के लिए, बच्चे में क्रियात्मक विकसित करने के लिए, बच्चे में अवलोकन के निष्कर्षण निकालने में सहायता प्रदान करने के लिए। तो चलिए राइट आंसर बताइए, ये पेडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। बच्चे के अवलोकन एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान करने के लिए जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी गई है उसके बारे में जो क्रियाकलाप एक्टिविटी क्वेश्चन के रूप में दी जाती है, उनसे बच्चे कहानी के बारे में अपनी समझ को लगाकर, कहानी के बारे में अपनी समझ को लगाकर उन्हें अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चे। पर्यावरण के शिक्षक ने बच्चों को बताया कि प्रोटीन युक्त भोजन करने की हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। यह बच्चों के लिए एक अमृत अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, मूर्त अवधारणा है, सरल अवधारणा है, कठिन अवधारणा है। राइट आंसर बताएंगे। देखिए पर्यावरण शिक्षक ने बच्चों को बताया कि प्रोटीन युक्त भोजन, जो ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन मिला हुआ होता है, हमारी मांसपेशियों के लिए मजबूत करता है। तो हम उसे देखते हैं या नहीं देखते हैं। जब हम खाते हैं वो अब इंटरनली मैटर है, वो पचते हैं, ऑब्जॉर्ब होते हैं, तो हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो वो अमूर्त अवधारणाओं की गिनती में आएंगे, ना कि मूर्त अवधारणा की गिनती में। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों से कहती है कि मान लो तुम उसी समय में हो जब गोलकुंडा में पूरा शहर बसा था। तुम सुल्तान के रूप में दरबार में न्याय कर रहे हो। उपरोक्त कथन को बच्चे किस तरह से व्यक्त करेंगे? अभिनय करके, चित्र बनाकर, कहानी कहानी बनाकर, उपयुक्त सभी। किस आधार में बच्चे उसे व्यक्त करेंगे? राइट आंसर बताइए। देखिए एक शिक्षिका या शिक्षक कहता है बच्चों से पर्यावरण अध्ययन कराने के समय में, किसी भी राजा के बारे में बता रहा है कि आप एक मान लो एक राजा है और राजा के रूप में किसी भी जगह, चाहे गोलकुंडा हो या फिर छत्रपति शिवाजी हो, किसी भी एक जगह जाके वो अपनी न्याय कर रहे हैं किसी के खिलाफ, कोई आपके सामने केस लेके आया है तो उसका न्याय कर रहे हैं, तो किसके रूप रूप में प्रदर्शन करेंगे? अभिनय करके, यानी एक्टिंग करके यहाँ पर वो प्रदर्शन करेंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों को जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा उनकी नकल करना बहुत अच्छा लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उससे अलग अलग समूह समूह बनाने की डैश की शुरुआत होती है। वर्गीकरण की, शिक्षण की, सहभागिता की, विश्लेषण की। राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पर सवाल, आपके सवाल भी, क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और आंसर भी इसी में दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है रूप, चाल, आवाज आदि को देखकर उनका नकल करना बहुत अच्छा लगता है। जानवरों की विविधता, अलग अलग चीज़ें,
तो वर्गीकरण करना होगा ना। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग वर्गीकरण, चाल से कुछ जानवर तेज चलते हैं, कुछ स्लो चलते हैं, कुछ बहुत स्लो चलते हैं, कुछ किसी की आवाज़ अलग होती है, किसी की आवाज़ चाल अलग होती है, किसी का रूप रंग अलग होता है। तो बच्चों को से यहाँ ग्रुप बनाने में और वर्गीकरण मतलब बांटने, वर्गीकरण मतलब क्या होता है, बांटने में, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को बांटने में उसे सहायता मिलती है। विद्यार्थियों की चीज़ों को खोजने और सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सर्वेक्षण एवं लेखन गतिविधियों द्वारा, सोचिए और चर्चा कीजिए गतिविधि द्वारा, अवलोकन गतिविधि द्वारा, वाद विवाद गतिविधि द्वारा। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, सर्वेक्षण एवं लेखन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, सर्वेक्षण एवं लेखन विधि द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। छात्रों के विकास को निरंतर गति देना, छात्रों के योग्यता, कुशलता, रुचियों आदि का पता लगाना, छात्रों की कठिनाई, विफलता और असफलताओं का पता लगाना, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, यहाँ पर पूछा है। इवोल्यूशन का जो एम है, लक्ष्य है, टारगेट है, उसका क्या है यहाँ पर मूल्यांकन का, ये बात आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर मूल्यांकन की बात करें तो विकास की गति का पता लगाते हैं मूल्यांकन में हम लोग, छात्रों की योग्यता, कुशलता, रुचि का पता लगाते हैं, छात्रों की कठिनाई, विफलता और असफलताओं का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मूल्यांकन वाले चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर मूल्यांकन बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो मूल्यांकन में जितने भी क्वेश्चन आने वाले समय में आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो आराम से आप उसे राइट करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की शिक्षिका नमिता ने कक्षा में एक गतिविधि का आयोजन किया। उन्हें एक बच्चे के टिफिन में ढक्कन को पानी में डाला तो वह तैरने लगा। दूसरे बच्चे के पराठे वाले एल्युमिनियम टिफिन वाले डाला तो वह डूब गया। तब उन्होंने बच्चे से पूछा कि बताओ क्या डूबा क्या तैरा। गतिविधि में प्रश्न करके किस पर विकास होगा। ऑप्शन दे, सहयोगात्मक भावना, अन्वेषण, क्रियात्मक, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताइए। देखिए, अन्वेषण की यहाँ पर बात होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी, अन्वेषण की बात हो जाएगी यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन को एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक में साधारण लोगों के जीवन से जुड़े उदाहरण को चुना गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि साधारण जन का जीवन बच्चों को अधिक प्रेरणा दे सकता है। साधारण जन का जीवन पाठक और विषय के बीच में दूरी कम कर सकता है। उपरोक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर बात की गई है उपयुक्त दोनों की बात होगी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। प्रयोग करना, संकेत के आकलन का वर्गीकरण उचित तरीका है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेख, रोल प्ले, हस्तप्रक गतिविधि। प्रयोग करना, इनमें से क्या सही होगा, ये राइट आंसर बताइएगा। अगर प्रयोग करने की बात अगर हम यहाँ पर करें तो प्रयोग करना वो उसे कहते हैं जो हस्तप्रक गतिविधि होगी, यानी एक्टिविटी होगी। बच्चे जिनमें एक्टिव होंगे, वे एक्टिव रूप से कार्य करेंगे, उसे प्रयोग करना कहा जाएगा। बच्चे को स्कूल के पास बन रही इमारत को देखने और वहाँ काम कर रहे लोगों से बातचीत करने से बच्चों के प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान प्राप्त होगा। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास होगा। बच्चों को समानता और असमानता का ज्ञान मिलेगा। बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चों के चिंतन अलग अलग स्तर पर का होता है।
अतः यह ज़रूरी है कि उसके विचारों को नकार दिया जाना चाहिए, उसके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके अभिभावकों को बताना चाहिए, उसके वाद विवाद करवाना चाहिए। देखिए, बच्चे के अगर चिंतन की बात करें तो वे अलग अलग स्तर होते हैं, तो ये जरूरी क्या है, उसके चिंतन अलग अलग होते हैं, तो ये ज़रूरी बात है। उसमें क्या है, उनके विचारों को नकार देना, उसके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी बच्चे को उनके विचारों को नकार देने से उसका मनोबल शक्ति टूट जाएगी। अगर उसकी मनोबल शक्ति टूट जाएगी तो वे आने वाले समय में आपसे ना तो घनिष्ठता रखेंगे, ना ही आपसे खुलकर बात करेंगे, और वे किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। अभिभावक को बताना चाहिए। जब आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो अभिभावक को क्यों बताएंगे? वाद विवाद, बच्चे को वाद विवाद से फिलहाल बचे रहना चाहिए। प्राइमरी लेवल के बच्चे वाद विवाद के लिए, डिस्कशन के लिए नहीं बने हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? उनके विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। पर्यावरण अध्ययन में पारंपरिक कला विषय पढ़ाने का उद्देश्य है। बच्चों को पारंपरिक कला का ज्ञान देना, वर्तमान में पारंपरिक कला के समक्ष क्या क्या समस्या है उनके विषय में बताना। उपरोक्त दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल पूछा है पारंपरिक विषय का कला का विषय पढ़ाते समय क्या उद्देश्य होना चाहिए, यह सवाल आपसे पूछा है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएंगे। पारंपरिक कलाओं को ज्ञान देना, पारंपरिक कला के समक्ष क्या क्या समस्या आती है, यानी पारंपरिक जो पुरानी पद्धति वाली कला है उनके बारे में ज्ञान भी देना ज़रूरी है, और उन पारंपरिक कलाओं के समक्ष क्या क्या समस्या आती हैं बच्चों के सामने, उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी 3 सही 1 गलत। बच्चे के विभिन्न क्षमताएं होती हैं। जब बच्चे अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं तो उसे सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चे के लिए शिक्षक के अलावा और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन ए 1 एन 3, ऑप्शन 1 एन 2, ऑप्शन 2 एन 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि सही जो होगा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही होगा, तो गलत वाले क्वेश्चन तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सोचिए और चर्चा कीजिए प्रकरण को बढ़ावा देता है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें सोचना और चर्चा करना को बढ़ावा देता है? भारत किस महाद्वीप में है? 5 फूल वाले पौधों के नाम लिखें। यदि 1 महीने तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या करें? मधुमक्खी पालन कब से शुरू होती है? सोचना और चर्चा करना, 2 चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं। 2 चीज़ों में आपको राइट आंसर क्या होंगे यहाँ पर? देखिए, भारत किस महाद्वीप में है, सिर्फ आप इसे सोच सकते हैं। 5 फूलों के नाम सिर्फ आप सोच सकते हैं। यहाँ पर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और सी में यदि 1 महीने तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या किया जाए? सोचना और चर्चा करना, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या आ गई कि आपके सामने 1 महीने तक पेट्रोल और डीजल ना मिले तो आप कैसे जीवन यापन करेंगे? ये चीज़ों पर बढ़ावा दी गई है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सीखने के लिए संदर्भ वातावरण प्रदान किया जा सकता है। कहानी और कविता द्वारा विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझकर, बच्चे के अनुभवों और संदर्भों को जोड़कर, भाषा कौशलों का विकास करके। क्या राइट आंसर होगा? बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों को सीखने के लिए संदर्भों का, उसके संदर्भ में वातावरण प्रदान करके। जब आप प्राथमिक लेवल के बच्चे को सिखाते हैं तो उसके स्तर में, उन प्राइमरी लेवल के स्तर में वैसा वातावरण क्रिएट करें, उसके संदर्भ में वातावरण क्रिएट करके तब उसे सिखाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को जोड़कर, उन बच्चों को अनुभवों और संदर्भों को यहाँ पर जोड़कर बात की गई है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के, एनसीईआरटी ईवीएस के 30 क्वेश्चन। आपको मिनिमम 30 में से 25 करने हैं ताकि आपको बेहतर रिजल्ट आ सके। अगर आप यहाँ 30 में से 25 नहीं कर सकते हैं तो आपको नोट्स लेनी चाहिए। 76
34993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लेंगे। नोट्स लेने के लिए आपको सिर्फ व्हाट्सअप करने हैं, मैसेज व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं, कॉल नहीं करने हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आप ज़रूर बताइएगा। कैसी वीडियो लगी, कैसी जानकारी लगी, कैसा क्लास आपको लगा, इसमें से क्या त्रुटियां हैं, क्या इसको सुधार किया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट 2022-23 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना के रखा। ऑल ओवर इंडिया से, पूरी इंडिया में जितने भी अभ्यर्थी हैं सीटेट के उनसे आप बात कर सकते हैं। क्या डिस्कस करना है, किस लेवल स्टेट में कितनी परेशानियां होती हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, वे चीज़ें वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।